वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग अभी आ जाते हैं तो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, जनरली स्पीकिंग पार्टनरशिप में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस जो किया हुआ है वो ये है कि बच्चे अक्सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन शायद वो प्रैक्टिस इतना ज्यादा हो जाता है कि रिटायरमेंट और डेथ के लिए एनर्जी उतना बचा नहीं रहता है। ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर टाइम में कवर अप होता है रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस। एंड एज अ रिजल्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि या तो बच्चे पूरी तरह से इसे पढ़ते नहीं है या तो इसके प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं करते। ठीक है, और दिस इज द रीजन रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस हमें थोड़ा हार्ड लगता है। इट इज एज सच नॉट डिफिकल्ट क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा वर्किंग तो सेम है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। हाँ, लेकिन डेथ के क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेथ में 3 चीजें एडिशनल आ सकते हैं, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगे। गुडविल एडजस्टमेंट वैसा का वैसा रहेगा, रिवैल्यूएशन वैसा का वैसा रहेगा, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट वैसा का वैसा रहेगा। सिर्फ 3 नए चीजें यहां पर बिल्कुल आ सकते हैं। कौन सी चीजें? सबसे पहली बात है जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी, एज द केस में भी। ठीक है, अब आपको यहां पे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो सर जी मुझे डेथ के क्वेश्चंस में पूरा का पूरा सम अश्योर्ड को कंसिडर करना है ना, यानी कि पॉलिसी अमाउंट जो रहता है ना पूरा का पूरा मिलने वाला है वहां पे। ओके, ये एक बात मुझे ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर ये सेपरेट पॉलिसी है तो ये याद रखना कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके पॉलिसी के पूरे अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, और बाकी के जो पार्टनर्स है उनका सरेंडर वैल्यू या जो गिवन वैल्यू है क्वेश्चन में वो लेके मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नंबर 1 तो ये बात मुझे ध्यान में रखना है। ठीक है, नंबर 2 मुझे ये ध्यान रखना है कि सर जी देखिए डेथ जो होता है ना वो पूरे अकाउंटिंग ईयर में कोई एक प्लान्ड डेट में नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर गड़बड़ है भाई। खैर एनीवेज, सर डेथ सडनली बीच में कहीं तो भी हुआ है, राइट? तो मेरा ईयर यहां पे शुरू हुआ, ये ईयर यहां से शुरू होकर यहां तक, अब तक तो वो जिंदा था ना, तो ये पीरियड के लिए जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में उस डिसीज पार्टनर का यानी उसके रिप्रेजेंटेटिव का हिस्सा है। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो रिश्तेदार हमारे पास उसी रेट को आ गए, चलो पैसे निकालो, हम ईयर एंड वेंडर तब वेट नहीं करेंगे, हमको अभी पैसे दे दो। अगर ऐसा है ना तो हम लोग क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन लेते हैं ऑफ द प्रॉफिट, जो कि नॉर्मली स्पीकिंग लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लास्ट 3 साल 4 साल 5 साल का एवरेज निकाल के हम लोग उसे प्रॉफिट इन सस्पेंस यूज करके दे देते हैं टू द पार्टनर, जहां पे 2 अलग अलग ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो टाइम बेसिस, दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक इस चीज को नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डेथ के मॉड्यूल को आप ओपन कीजिए। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नहीं, सबसे इनिशियल स्टेज में आपको जो एक्सप्लेनेशंस दिखाई देंगे वहां पर 2 एक्सप्लेनेशंस कवर्ड है, सेक्शन 37 एडजस्टमेंट और जो मैंने अभी आपको कहा ये दोनों के दोनों वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। प्लीज उसको पढ़ लेना। ठीक है, यस। तो एक तो हमें यह देखना है कि जब तक वो जिंदा था तब तक के लिए उसे प्रॉफिट का कुछ ना कुछ मुझे शेयर देना होगा, है ना, जो भी उसका प्रोपोर्शनेट शेयर हो रहा है वो। और दूसरा, अगर डेथ होने के बाद भी पैसे सेटल नहीं हुए, पैसे सेटल बाद में कभी तो भी हुआ, दिस इज द डेट ऑफ डेथ। अभी जो मैंने कहा था वो डेट ऑफ डेथ के पहले का प्रॉफिट का शेयर था। अब मैं क्या कह रहा हूं, डेट ऑफ डेथ से बाद में अगर सेटलमेंट कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद हुआ तो सर ये 3-4 महीने तक उसका पैसा हम लोगों ने बिजनेस में यूज किया ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस पर या तो उसे इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो फिर 6% प्रति वर्ष के हिसाब से या एनी अदर एग्रीड रेट, या तो फिर हम उसे प्रॉफिट में शेयर देंगे। लेकिन प्रॉफिट पे जो शेयर होता है वो पीएसआर में नहीं होता, वो होता है इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ डेथ कैपिटल का क्या बैलेंस था। ठीक है, तो ये 3 तरह के एडजस्टमेंट नए आते हैं इन द क्वेश्चंस ऑफ डेथ। अगर हमने ये 3 एडजस्टमेंट्स पढ़े ही नहीं है तो फिर तो डेथ के क्वेश्चंस हमें हार्ड लगने ही लगने। पढ़ोगे ही नहीं तो फिर हार्ड, मतलब इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, गलती प्योरली शुद्ध आपकी है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर तो क्वेश्चन जन्म सिद्ध आपको हार्ड लगने वाला है। तो बेटा ये पहले पढ़ो, उसके बाद डेथ के क्वेश्चंस को हाथ लगाना। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चंस में जाने वाला हूं उसमें ये तीनों तो आने वाले हैं। अब ये 3 आने वाले हैं और अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि सर ये भी करवा दो। तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन कवर अप करवा रहा हूं बेटा, मैं आपको यहां पे ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे क्या किया जाएगा, उसका अलग एक्सप्लेनेशन होता है, वो क्लास में होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। ठीक है, ये बात को क्लैरिफाई करने के बाद शुरू करते हैं डेथ के क्वेश्चंस। सो बेटा टॉप 5 क्वेश्चंस में
मैंने कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग जनरली एग्जामिनेशन में उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन लिया है जो कि पीवाईक्यू है, जून 23 के क्वेश्चन पेपर से मैंने इसे उठाया हुआ है। ये एक 20 मार्क का क्वेश्चन आया था। अगर आप लोगों ने इसे देखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर नहीं देखा है तो भाई साहब इसे जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा एग्जाम में। मेरा सोचना ये नहीं है, मेरा सोचना यह है कि इस एक क्वेश्चन में डेथ के बहुत सारे सिचुएशंस कवर हो जाते हैं, ठीक है। डेथ के मतलब डेथ ऑफ पार्टनर के, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन के जरिए बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है सर क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले ना मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जनरली स्पीकिंग पार्टनरशिप के डेथ के क्वेश्चंस या रिटायरमेंट के क्वेश्चंस, इवन एडमिशन के क्वेश्चंस में भी अगर मैं कहूं, आप लोग देखना क्वेश्चन कभी कभी ना बहुत लेंदी होता है, ऐसा होता है। ऊपर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में लाइन स्पेसिंग बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से एक पेज का क्वेश्चन 2 पेज का नजर आता है, 2 पेज का क्वेश्चन 3 पेज का, 4 पेज का नजर आता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम में से बहुत सारे जन साइकोलॉजिकली इसका इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि हम क्वेश्चन का साइज देख के ही घबरा जाते हैं। भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन गया, मेरा तो कुछ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो पेपर ही छूट जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं आएगा, ऐसा पैनिक अटैक, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना, देखो मैं आपको रामबाण इलाज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या करने का, ये क्वेश्चन है ना, पूरा दिखने का ही नहीं, पलटा दो, पलटा के सीधा इधर आने का, किधर, एंड में, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ठीक है। बिलीव मी दोस्तों, अगर ये स्टेप आपने फॉलो किया तो इतना समझ लेना उसका डिफिकल्टी लेवल कम से कम 25 से 30% आपने रिड्यूस कर दिया। बस इतना सा करना है आपको। क्या करना है, सीधा देखना है कि भैया पूछा क्या है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे डिटेल मेरे काम के ही नहीं होते, कुछ कुछ डिटेल्स ही काम के होते हैं। तो अगर मैं शुरुआत से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हुए चलूंगा तब तो मैं 100% डिटेल्स पे ध्यान दे रहा हूं। अरे भाई साहब, अगर पहले ही आप क्वेश्चन रीड कर लोगे ना, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, तो हम लोग पढ़ते वक्त भी ना उस तरह से सोचेंगे कि भाई मुझे जो पूछा है उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैं सिर्फ उतने में ही ध्यान दूंगा, बाकियों में ध्यान नहीं दूंगा। किडिंग मी? ओके, चलिए तो अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। ये 2 अकाउंट तो मुझे बनाने हैं, उसके अलावा मुझे बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, और वर्किंग नोट्स शुड बी मेड, और वो भी टू द नियरेस्ट रुपी, मतलब कहीं ना कहीं डेसिमल्स में आने वाला है मेरा कोई ना कोई कैलकुलेशन, ठीक है। तो उसे नियरेस्ट रुपी में मुझे ये करना है, राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसे एक एक करके, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैपिटल अकाउंट बना लूंगा, करंट अकाउंट बना लूंगा, और बैलेंस शीट, मतलब मेरा जो पेज है वो पेज में मैं पहले नंबरिंग लिख लूंगा सेंटर में, व्हाटएवर इज द क्वेश्चन नंबर। उसके बाद मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आधे पेज में, पार्टनर्स करंट अकाउंट बाकी के आधे पेज में, अगले पेज में मैं बना लूंगा बैलेंस शीट, ठीक है। इतना बना लिया, और उसके बाद मैं हेडिंग देके रख लूंगा वर्किंग नोट, और एक एक करके जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे वर्किंग नोट बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, दूसरी बात, डेथ के क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहां पर ना गुडविल और ये सब के जो एडजस्टमेंट्स होते हैं इसमें थोड़ा अलग तरह का लैंग्वेज दिया रहता है जो कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। अब अगर हम लोगों ने वो लैंग्वेज को स्किप कर दिया और कुछ अज्यूम्ड बेसिस में सॉल्व करके आए तो गलती होने के चांसेस तो बिल्कुल है ना। तो सर थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आ रहा हूं, कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है, बना लिया कैपिटल करंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस ये जो 3 दिए हुए हैं इनको एज इट इज मुझे वहां पे लिख देना है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, देखिए मैंने सबसे पहले यहां पे ओपनिंग बैलेंसेस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया फ्रॉम द क्वेश्चन। उसी तरह से करंट अकाउंट बनाया, वहां पर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है सर, ये तीनों को मैंने ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में लिख लिया। देखिए यहां पे ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है इन तीनों का, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यस, अब बाकी बहुत सारी चीजें दिए हुए, बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है, लेकिन मुझे बैंक अकाउंट ऐसा पूछा नहीं है, तो जरूरत पड़ी तो ही मैं वर्किंग नोट में बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ओके ओके, अब आगे सीधा मैं जंप करके आ जाता हूं कि क्या क्या चीजें दिए हुए हैं, ठीक है। तो गुडविल में बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इंस्टेड ऑफ थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, मैं रिवैल्यूएशन के थ्रू बनाऊंगा भी क्यों, है ना, गुडविल तो अलग से ही दिखाऊंगा। चलो ठीक है, जो है सो है। तो सी डाइड ऑन 30 जून। ओके, ये डिटेल्स कब का था, 31 दिसंबर का, और इसकी मृत्यु कब हुई है, 30 जून को, यानी 6 महीने तक सी वॉज जिंदा। ओके, तो सर 6 महीने का प्रॉफिट पर हक बनता है ना इसका, 6 महीने तक तो पार्टनर था ना। ओके हाँ जी, चलो अभी देखते हैं। अब मुझे क्या बोला है, मुझे कहा है नंबर ए, interest was credited on capital account of partner as 12% per annum on the balance at the beginning of the year.
ठीक है, तो मुझे 12% कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है ऑन द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? देखो तो जरा सर, 2,25,000 रुपए, राइट। सो ये 2,25,000 पे मुझे अभी कैलकुलेशन करना है एट रेट 12% पर annum। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सर करंट अकाउंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, राइट। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ये सब चीजें कहां एडजस्ट होंगे? करंट अकाउंट में एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए 12% कैलकुलेट कर लीजिए 2,25,000 का, ठीक है। कितना आ रहा है? यस, अब तीनों का ही दे दो भाई, एबीसी तीनों का ही दे दो। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मेरे ख्याल से इतना ही आ रहा है 27,000। 12% निकाल लिया आप लोगों ने ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है। ये आ गया, तीनों को दे दिया हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ऑन द डेट ऑफ डेथ, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, सॉरी, ठीक है, क्या दिया हुआ है? गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेथ। आपको ये वर्डिंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। देखो पार्टनरशिप इज बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जरूरी नहीं कि हर एग्रीमेंट में सेम बात लिखा हो, है ना। तो आपने वहां पे अकाउंटिंग किस तरह से करना चाहिए, जैसा एग्रीमेंट में लिखा है उस तरह से करना चाहिए। तो यहां पर एग्रीमेंट के वर्डिंग्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो यहां पे क्या बोला है, अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? 30 जून को ये इसकी डेथ हुई है, तो मुझे जो एवरेज निकालना है वो 3 साल का एवरेज निकालना है। लेकिन वो 3 साल कौन से 3 साल? सर डेथ के डेट तक के 3 साल, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर ये इसकी डेथ हुई है 30 जून 2022 को, हमारा ईयर वैसे 31 दिसंबर को एंड होता है ना। तो बात को समझो, सर 2022 में आधा साल जिंदा था ये, है ना। तो मैं 2022 में आधा साल पकड़ लूंगा, 2021 का पूरा साल, 2020 का पूरा साल और 2019 का बचा हुआ आधा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? देखो अगर हम लोग यहां पे ध्यान से एक बार इसको समझने की कोशिश करें तो ये कैसा हो रहा है। देखिए ये बंदा कहां पे इसकी डेथ हुई है? 30 जून 2022 को, ठीक है। मुझे इस डेट तक के 3 साल चाहिए, है ना। इस डेट तक 3 साल चाहिए, मतलब सर मुझे यहां तो 1 जनवरी से शुरू हो गया था 2022, तो ये 6 महीने ही जिंदा था। इसके अलावा कहना है से कि 2021 पूरा ये जिंदा था, ठीक है। ऑफ कोर्स जिंदा था सर, 2020 में भी जिंदा था, है ना। तो ये 1 साल पूरा हो गया, ये 2 साल पूरा हो गया, मेरे को टोटल 3 साल चाहिए। यहां पर तो आधा ही हुआ ना, तो मुझे आधा पकड़ना होगा ऑफ 2019 का आधा और 2022 का आधा मिला के 1, और ये दोनों 1 और ये 1, ठीक है। इस तरह से 3 साल मुझे कंसिडर करने होंगे। तो यही ध्यान में रखते हुए देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां पे मुझे 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है 2,52,000, मैं इसका पकड़ूंगा आधा। 2020 का पूरा पकड़ लूंगा, 2021 का भी पूरा पकड़ लूंगा। 2022 का प्रॉफिट कहां दिया है सर? दिया है ट्रायल बैलेंस में, देखो यहां पे, ये यहां पे है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इज 2,34,000, ठीक है। तो सर इसका भी आधा पकड़ूंगा मैं, ठीक है। सर दिस इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ना, हाँ तो इंटरेस्ट को हम लोग अलग से एडजस्ट करते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा का पूरा इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये भी बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ही है सर, ध्यान रखना। तो देखो अभी कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट बना लेना। वर्किंग नोट में 2019 का 6 महीने का प्रॉफिट, 2020 का पूरा, 2021 का पूरा और 2022 का आधे 6 महीने का प्रॉफिट, ये तीनों पकड़ के ये टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आई गॉट द एवरेज, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट आ जाने के बाद वर्डिंग्स पे फिर से हम लोग वापस आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। सर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ अलग लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, फॉर गुडविल वैल्यूएशन, नॉट अदरवाइज, फॉर गुडविल वैल्यूएशन मैं 3 साल का एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। सर लेकिन हम तो पार्टनर्स को 12% से दे रहे हैं, एग्रीड, हम पार्टनर्स को 12% ही दे रहे हैं, लेकिन फॉर गुडविल वैल्यूएशन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कंसिडर करने के लिए कहा गया है? 10%, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एंड अ फेयर रेम्युनरेशन फॉर ईच ऑफ द पार्टनर्स। अरे सर फेयर रेम्युनरेशन कहां आएगा सर? ये देखो यहां दिया, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एंड ऑल अदर एसेट्स आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। अच्छा
ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन रेम्यूनरेशन कहां दिया है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, देखो कहीं दिया है कि आपको? हाँ, ये देखो, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अ फेयर रेम्यूनरेशन फॉर ईच ऑफ द पार्टनर वुड बी 56,250 पर एनम। ध्यान देना, ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर के लिए फेयर रेम्यूनरेशन माना जाएगा 56,250 पर एनम। और उसके अलावा देखो और एक बात दिया है, द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस टू बी टेकन एज 5,85,000 थ्रू आउट। यानी हमें एक फिक्स्ड कैपिटल कंसीडर करने के लिए कहा गया है। क्यों सर? वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। क्या कंसीडर करने के लिए कहा गया है? 5,85,000। प्लीज नोट कि अगर आप यहां पे इस कैपिटल का टोटल लोगे, ये टोटल उससे मैच नहीं करेगा। ये टोटल जहां तक मेरा ख्याल है 5,72,500 आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैंने ओरली कैलकुलेट किया है, 5,72,500 आ रहा है। ठीक है, मतलब अलग आ रहा है, बेसिकली इट इज नॉट 5,85,000। ठीक है, सो सर मैं क्या करूं? अब मुझे यहां क्या बोला है, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटल को 5,85,000 मानो और फेयर रेम्यूनरेशन 56,250 पर पर्सन मानो। ऐसा ही बोला गया है ना, तो मैं उसी तरह से आगे बढ़ूंगा सर, जैसा बोला है वैसा ही करूंगा मैं, है ना? तो सर यहां जब मैं गुडविल वैल्यूएशन कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पकड़ूंगा और वो भी ऑफ 5,85,000। तो 10% ऑफ 5,85,000 आता है 58,500। और उसी तरह से रेम्यूनरेशन 56,250 ईच था, 3 पार्टनर थे, तो इंटू 3 ये हो गया 168,750। ठीक है, हेंस मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 38,250। ठीक है, ओके सर, ये तीनों साल में अलग अलग माइनस नहीं करेंगे? बेटा देखो, ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। अगर अभी भी आपको है तो फिर ये डाउट आपने पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से तो, बट स्टिल मैं एक बार फिर से बता देता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैथ्स का है, नथिंग एल्स। ठीक है, आप इंडिविजुअली माइनस करो या अलग अलग माइनस करो, बात सेम है। लेकिन जब अलग अलग, मतलब आप एक कांस्टेंट अमाउंट हर एक में से माइनस करने जा रहे हो, तो सबका एक साथ एवरेज निकाल के फिर एक बार में माइनस कर दिया तो शॉर्टकट पड़ता है, नथिंग एल्स। आप चाहो तो, अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम है, फुर्सत है, आप तो वैसे भी 2 घंटे में कंप्लीट कर लोगे पेपर, अगर ऐसा फील हो रहा है, देन इन दैट केस आप इंडिविजुअली हर एक साल का अलग अलग कैलकुलेशन करना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे मैथमेटिकल लॉजिक है, शॉर्टकट है, इसलिए आप पहले एवरेज निकाल लो, उसके बाद इकट्ठा ये माइनस करना। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मान के चलो इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो रेम्यूनरेशन है ये ईयर बाय ईयर चेंज हो रहे हैं, देन इन दैट केस आपको इंडिविजुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये वैसे मैंने गुडविल के क्वेश्चंस में कवर किया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सेशन देखा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो गुडविल वाला सेशन भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, यस सर। तो ये आया, अब गुडविल ऑफ 3 साल का वैल्यूएशन करना है, इंटू 3 कर दिया है ना, तो ये मेरा आ गया गुडविल। ठीक है, इसमें जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर बनता है 3/10, तो ये 3/10 कैलकुलेट किया, ये आ गया 34,425। ठीक है, ऑब्वियसली ही इज सैक्रिफाइसिंग, द अदर्स आर गेनिंग। आप चाहो तो गुडविल का भी एक अलग से कैलकुलेशन कर लो, लेकिन ये डायरेक्टली भी यहां पे इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। गुडविल का एडजस्टमेंट जनरली स्पीकिंग हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही दिखाया जाता है, कभी करंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। सो ये सी के अकाउंट में 34,425 का गुडविल हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, ये आ गया, ओके। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट, गुडविल के बाद मुझे क्या नजर आ रहा है सर? फिक्स्ड एसेट्स। देखो टिपिकल चीजें आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह आता है, गुडविल वगैरह आता है, रिजर्व्स वगैरह आते हैं। देखो कुछ रिजर्व्स है क्या, यहां दिया है क्या रिजर्व्स के बारे में? नहीं दिया है, ओके चलिए। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 37 एडजस्टमेंट या टिल द डेट ऑफ डेथ जो भी प्रॉफिट का उसका हक बनता है वो आता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं सर। देखो जेएलपी आता है, जेएलपी एसएलपी आज केस में भी देखते हैं यहाँ पे। तो फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी वैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। ठीक है सर, कैन आई से दिस इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, है ना? चलो अभी देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने ये वैल्यूज लिए, 2 ही वैल्यू बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू चेंज हो रहा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है सर, बैलेंस शीट पे देखिए जरा, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हुआ करता था 1,80,000, वैल्यू 2,25,000 पे ले जाना है, यानी 45,000 से बढ़ा। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं कहा है, तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है। चाहो तो वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 33,750 है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का वैल्यू कम हो गया सर 22,500, यानी 11,250 से कम हुआ है, राइट।
तो देखिए यहाँ पे ऐसा एक वर्किंग नोट आप बना सकते हो, देखो यहाँ पे भी इन्होंने भी बनाया हुआ है वर्किंग नोट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया इन्होंने, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्रेडिट पे लिख दिया और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का डेबिट पे लिख दिया, जो बैलेंस बचा दैट इज द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया बिटवीन ए, बी एंड सी, ठीक है। तो 33,750 ये बांट दिया, तो यहाँ पे सी के हिस्से उसका शेयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने को तो सभी के अकाउंट बनाने के लिए कहा है पार्टनर्स का, तो यहाँ पर ये आ गया सर, ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं है, सॉरी ये है, ठीक है। अच्छा ये 34,425 जो इंडिविजुअली आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, और मैं एट दिस स्टेज इस गुडविल के वर्किंग नोट को बना नहीं रहा हूं। गेनिंग पार्टनर्स जो भी है, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको बताया हुआ है उसके मुताबिक आप टेबल बना लो, ओल्ड शेयर न्यू शेयर कंपेयर कर लो और आपको मिल जाएगा व्हाट इज द सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन। तो गेनिंग पार्टनर शुड बी डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ देयर गेन एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी डिसीज्ड पार्टनर को क्रेडिट करना होगा बाय द अमाउंट ऑफ हिज सैक्रिफाइस, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिलहाल काफी बड़ा क्वेश्चन है, वक्त लगने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ये हुआ, ओके सर। उसके बाद गुडविल वाज नॉट टू बी शोन, तो ये हम लोगों ने गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया। द अमाउंट ड्यू टू सीज एस्टेट वाज टू रिमेन एज लोन, ओके, तो ये तो ठीक है सर, लेकिन उससे पहले मुझे प्रॉफिट में हिस्सा भी तो देना होगा भाई साहब को, है ना। तो प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए क्या मुझे यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है ना, उस ईयर का प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,34,000। एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस तब लिया जाता है अगर मान के चलो मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट फिलहाल अभी पता नहीं है, लेकिन यहां पे मुझे दिया हुआ है सर, तो मैं उसी को बेस लेके कैलकुलेशन करूंगा। ओके चलिए, तो 2,34,000 पे कैन आई से कि भाई साहब को प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलना चाहिए, ओके। लेकिन सर बात को समझो, 6 महीने तक ही जिंदा था, यानी 6 महीने तक जो भी प्रॉफिट आ रहा था ये 3 जनों में बट रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी उसका पैसा पूरा का पूरा दिया नहीं गया, उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है कि नहीं। तो ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कि नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए वी विल मेक अ वर्किंग नोट, अ सेपरेट वर्किंग नोट। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग यहां पे बना रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना, फॉर द पीरियड व्हेन ही वाज अलाइव, पहले 6 महीने के लिए अलग से कॉलम बना लिया, और फिर उसके मृत्यु के बाद के ड्यूरेशन के लिए अलग से हम लोगों ने कॉलम बना लिया, क्योंकि बदल जाएंगे ना भाई, पहले उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा था, बाद में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो ये ध्यान में रखते हुए मुझे कैलकुलेशन करना है। अब मुझे क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दिया हुआ है, देखिए, व्हेनेवर नेसेसरी प्रॉफिट और लॉस शुड बी अपॉर्शन ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस यानी सर महीने का चाहिए तो 1/12, 2 महीने का चाहिए तो 2/12, 6 महीने का चाहिए तो 6/12, एज सिंपल एज दैट। सो 2,34,000 मुझे प्रॉफिट दिया है, तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, सिंपली उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो। तो सर ये पहले 6 महीने का 1,17,000, दूसरे 6 महीने का 1,17,000, आधा आधा कर दिया हम लोगों ने प्रॉफिट को, ठीक है। ओके, अब दिस वाज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है अभी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 6 महीने के ये, अगले 6 महीने के ये, ठीक है। उसके बाद इनको भी यहां पर एज इट इज ये 6 महीने के हम लोगों ने दे दिए, ठीक है। अब अगर मैं सी की बात करूं, सी तो 6 महीने जिंदा था ना, तो सी को जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी ओनली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। अगले 6 महीने के लिए एज पार्टनर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया, ओके। हेंस जो बचा पहले 6 महीने का प्रॉफिट अब मिल जाएगा आपको, वो 6 महीने के प्रॉफिट को तीनों में डिवाइड किया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ओके, लेकिन अगले 6 महीने की बात अगर करें तो अगले 6 महीने में इन दोनों को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इस भाई साहब को नहीं मिल रहा। लेकिन क्या ना इसे सी को उसका जो बैलेंस बचा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। देखो यहां पर 6% देख के कंफ्यूज मत होना, इट इज 12% इंटू 6/12, समझे बात को। तो उन्होंने 12% का आधा कर दिया, बात सब वैसे ही है, एक ही बात है। आप ऑल्टरनेटिवली इंटू 12% इंटू 6/12 करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। यस, अब ये जो अमाउंट है इसके लिए मुझे पहले सी के अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। सी के अकाउंट को बैलेंस करने के बाद ही मुझे पता चलेगा व्हाट इज द अमाउंट बैलेंस, और उसके बाद उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ही मुझे बाकी दोनों का शेयर पता चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले सी के अकाउंट में आ जा रहा हूं, ठीक है। चलो सर, मुझे सी का एटलीस्ट 6 महीने का प्रॉफिट तो पता है ना, 6 महीने तक तो उसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा ये मुझे पता है, ये हम लोगों ने यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 26,595, है ना।
सो सर 26,595 ये सी का शेयर है, फिलहाल सिर्फ सी के अकाउंट में देख रहा हूं मैं। हाँ ओके, अब कैन आई से कि सब हो गया सर, तो मैं सी का अकाउंट तो बैलेंस कर सकता हूं। सी के अकाउंट में जो बैलेंस बचा ये बचा 9180, तो ये करंट अकाउंट के बैलेंस को मैं ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ये आ गया 9180, तो मुझे भी सी के अकाउंट का बैलेंस पता चल गया, ये कितना है 1,60,245, तो दिस विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और इस अमाउंट पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा एट रेट 12% फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ्स। तो 1,60,245 यहां पे आ गया, मैं 1,60,245 पे 6% ऑल्टरनेटिवली इंटू 12% इंटू 6/12 कर लो, एक ही बात है, एक कोई गल है। तो ये 9615 हम लोगों ने इनको इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है ओके। तो अब ये 1,17,000 में से ये सब माइनस करने के बाद जो बचा दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। लेकिन क्या ए एंड बी का डेथ के बाद का फ्यूचर रेशियो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है? हां जी सर दिया हुआ है, यहां पर देखो क्या दिया है, ए एंड बी वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सी, है ना, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करने वाले। तो ये जो बचा सर इसको मैं इक्वली बांट दूंगा बिटवीन ए एंड बी 43,567। सो ए एंड बी का ओवरऑल हिस्सा कितना बनता है जरा देखो तो 35,460 प्लस 43,568 ए का, और 26,595 प्लस 43,567 बी का। तो अगर ये हम लोग कैलकुलेट कर ले तो ये यहां पर इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ए एंड बी के करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, वो जिंदा है भाई अभी, तो वो एज इट इज आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और ये बैलेंस शीट में आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो आपको ये बैलेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है, लैंड एंड बिल्डिंग में आपको रिवैल्यूएशन इफेक्ट दिखा के दिखाना होगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में रिवैल्यूएशन इफेक्ट दिखा के दिखाना होगा, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंसेस एज इट इज लिखना है, सी के एग्जीक्यूटिव का लोन आपको यहां पे लिख देना है, और प्लीज नोट कि इंटरेस्ट भी भाई साहब को पेबल है, दो में से एक, या तो पेड है या तो पेबल है। अगर पेड है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और अगर पेबल है तो ये लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, ठीक है। दैट्स इट। फाइनली जो बाकी के अकाउंट्स है वो क्वेश्चन से उठा के आपको एज इट इज लिख देने हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं हुए, जैसे डेटर्स में चेंज नहीं है, स्टॉक में चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स में चेंज नहीं है। यू हैव टू राइट दीज बैलेंसेस एज इट इज एंड हेंस इट विल टैली, ठीक है। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दिए हुए थे। इसमें मेन आंसर तो खैर छोटा था, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंस शीट, लेकिन वर्किंग नोट्स बहुत सारे बनाने थे और एट द सेम टाइम बहुत ध्यान से इसको पढ़ना था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको एंड में सॉल्व करना। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, पता है, अगर शुरुआत में सॉल्व करो तो शायद ध्यान पूरा रहे लेकिन वक्त ज्यादा लग जाए, और अगर एंड में सॉल्व करो तो वक्त जल्दी भले ही खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोग एंड में कुछ ज्यादा ही सुपरफास्ट लिखते हैं, लेकिन एंड में एक गड़बड़ क्या होता है कि हमारा ध्यान अक्सर उतना ज्यादा नहीं रहता क्योंकि हम घबराए हुए रहते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आर प्योरली आई विल से चक्रव्यूह क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूट को जब खुन्नस निकालने का मूड रहता है तब इस तरह का वो क्वेश्चन फ्रेम करके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। अब हमें नहीं पता कि एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, लेकिन हम अपनी तैयारी करके जाओ, कोशिश पूरी तरह से करना है। देखो भैया, चक्रव्यूह महाभारत में भी था, चक्रव्यूह का ज्ञान सबको नहीं था, है कि नहीं। अब सबको था नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। जब चक्रव्यूह फ्रेम हो गया था, एक को ज्ञान था उसको भी बाहर निकाल दिया गया था, राइट। और दूसरे को आधा ज्ञान था, आधे ज्ञान के साथ जब वो एंटर हुआ, समझ रहे हो बात को, तो बेटा एक बात याद रखना, नो नॉलेज कुछ नहीं कर पाओगे, खत्म, ठीक है। हाफ नॉलेज तो भी खत्म। You have to gain full knowledge and then only you can enter into this kind of चक्रव्यूह questions, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिस अपनी तरफ से करके जाओ, ओके। चलो, सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं आ जाता हूं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल। मॉड्यूल में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वही वाले क्वेश्चंस आपको एक बार प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सबसे पहले आ रहा हूं मॉड्यूल के पेज नंबर 10.181 में इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। So the partnership agreement of a firm consisting of 3 partners A, B and C who share profits in the proportion of half, 1/4 and 1/4। सर पहले ना इसको कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर बेस कॉमन चाहिए, ठीक है। अब देखो दो जगह तो 4 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, तो 2 को अगर मैं इंटू 2 करूं तो 4 हो जाएगा, लेकिन फिर न्यूमरेटर को भी 2 करना पड़ेगा, तो क्या है 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी एक्चुअली 2:1:1,
ये हो गया इनका रेशियो 2:1:1, ठीक है, ओके। That partners be allowed interest at 10% per annum on their fixed capital, but no interest be allowed on undrawn profit or charged on drawings, ठीक है, इंटरेस्ट देना है सर 10% से, ओके। That upon the death of the partner, the goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for 3 years to 31st December preceding the death of a partner। देखो भैया, गुडविल के हर क्वेश्चन में वर्डिंग्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहां पे क्या बोला है सर, 3 साल, कौन से 3 साल? जब तक वो जिंदा था तब तक के 3 साल, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था? नो, इन्होंने कहा है जब तक वो जिंदा था, भाड़ में गया वो डेट ऑफ डेथ। हमें क्या देखना है? हमको देखना है प्रीसीडिंग 3 इयर्स, ठीक है, जिस साल में उसकी मृत्यु हुई उसके पहले के 3 साल, ओके, उसका एवरेज निकालना है। तो सर जी यहां अब एक चीज देखते हैं कि भाई साहब की डेथ हुई है 30 सितंबर 2022 को, है ना, तो 30 सितंबर 2022 छोड़ देना अपने को, उसको देखने का ही नहीं है, अपने को 2022 के पहले के 3 साल का एवरेज निकालना है, ऐसा वहां पे कहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। That an insurance policy of 10,000 each to be taken on individual names of each partner, the premium is to be charged against the profit of the firm। क्या है ये? सेपरेट लाइफ पॉलिसी, SLP, है ना, ओके सर। तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच, ये 10,000 ईच क्या है? व्हाट इज दिस 10,000? सर 10,000 इज द पॉलिसी अमाउंट, द सम अश्योर्ड, ठीक है सर, ओके। और तीनों का अलग अलग है, यानी 3 पार्टनर है तो 10,000 10,000 10,000, ऐसे 3 पॉलिसी है, ओके। अच्छा, ये पूरा का पूरा अपन इसको ना प्रॉफिट ऑफ द फर्म के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हैं, यानी सर पॉलिसी के 2 इफेक्ट होते हैं, एक असेट ट्रीटमेंट और एक नॉमिनल अकाउंट ट्रीटमेंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, ओके। नॉमिनल अकाउंट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि सर जो भी पैसा दिया पूरा का पूरा खर्चा दिखा दो, और जो भी पैसा आया उसको पूरी तरह से इनकम करके दिखा दो, ओके। तो यहां पे जो भी पैसा मिलेगा इनकम करके दिखाना है, लेकिन कितना मिलेगा सोचना पड़ेगा। देखिए सर 3 पॉलिसी 10-10 हजार के, तो क्या मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे? नो। अगर सेपरेट पॉलिसी है तो डिसीज पार्टनर का तो पूरा पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, यानी ए के पूरे 10,000 मिलेंगे। जहां तक बाकी के पार्टनर्स का सवाल है, उनके पूरे पॉलिसी अमाउंट नहीं मिलेंगे सर, उनका हमें मिलेगा सरेंडर वैल्यू, ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में जरूर कहीं ना कहीं दिया होगा, वो सरेंडर वैल्यू पे मुझे बी और सी का अमाउंट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां बहुत सारे बच्चे एक बहुत बेसिक गलती करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी में। वो लोग ऐसा समझते हैं कि सर ए के 10,000 पूरी तरह से ए के अकाउंट में दिखा दो। प्लीज अंडरस्टैंड सर, ये पॉलिसी ए ने नहीं निकाला, बी ने नहीं निकाला, सी ने नहीं निकाला, ये पॉलिसी निकाला है फर्म ने। तो जब खर्च किया था फर्म का खर्चा था, जब पैसा मिलेगा फर्म को मिलेगा, इंडिविजुअली किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है, फर्म को मिलेगा। अब इट इज अप टू द फर्म कि इस पैसे को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। यहां पे भावुक हो के प्लीज मत सोचना अरे सर ये तो गलत है ना, एक ही डेथ हुई है तो एक को मिलना चाहिए ना, ऐसा नहीं सोचते भाई यहां, ठीक है। फर्म ने खर्चा किया था, फर्म को पैसा मिला, अब फर्म उसको बांटेगा, ठीक है। कैसे बांटेगा? रेशियो में ही बांटेगा, समझे बात को, ठीक है सर। तो अभी इसमें आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे थोड़ी देर में आगे। दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर एज ऑन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ, एंड दैट पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर ईयर एंड है, ठीक है। अब एक ही डेथ हुई है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन 31st December वाज 450, ओके। क्रेडिट में करंट अकाउंट में 450 रुपए ऑलरेडी है, एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेथ ऑफ दैट ही हैड विथड्रॉन 3,000 फ्रॉम द बिजनेस। सर 450 ही क्रेडिट पे पड़े थे, भाई साहब ने और 3,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी डेबिट बैलेंस हो गया ना करंट अकाउंट में, 2,550 का डेबिट बैलेंस हो गया अभी, ओके। एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 2,000 वाज डिस्कवर्ड ऑन 30 सितंबर। तो ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड इमीडिएटली पे ऑफ, ओके। तो करते हैं इसको भी। ये नॉर्मली स्पीकिंग अगर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो मुझे ये 2,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये इकलौता रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो एनीवेज, द ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैव बीन गिवन टू मी। 2019 का दिया है, 2020, 2021, 2022 का भी प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है। 2022 is the year of death, ठीक है। Assuming that the surrender value of the policy is 20% of the sum assured, आ गया पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू भी, ठीक है। अब क्या करने का, फिर से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, एक काम तो करने का, पहले जंप करके देख लेना कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग, ठीक है।
मतलब देखो कभी कभी क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ के बहुत घूम जाते हैं, डेथ के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उस चक्कर में हम लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो मैं एक बात बताऊं आपको, एक शुरुआती पुश अगर मिल गया ना तो ऑटोमेटिकली हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, देखो बात को समझो। देखो मैं यहां पर आप लोगों को ऐसा कह रहा हूं कि यहां पे पहले क्वेश्चन को जंप करके देख लेना कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग। देखो क्या पूछा है, अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बस इतना ही पूछा है ना। तो क्या करने का, आप इसका अकाउंट बना लेना पहले ही, ठीक है। लिखना शुरू कर दिया ना तो देखना ऑटोमेटिकली आपको वो पुश मिल जाएगा आगे बढ़ने का। अगर लिखना ही शुरू नहीं करोगे, सिर्फ सोचते रहोगे, तो कैसे और 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, फिर लगेगा कि यार कितना लेंदी पेपर था, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने पहले ही ए का कैपिटल अकाउंट बना लिया, ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट बना लिया, उससे ही पता चलेगा ना कि कितना पैसा देना है उसे। उसके अलावा तो और कुछ पूछा है नहीं, ना रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, ना बैलेंस शीट पूछा है, ना कुछ पूछा है। तो बाकी मैं वर्किंग नोट्स अपने जरूरत अनुसार बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी और सी भी नहीं, सिर्फ ए का ही अकाउंट बनाया, ठीक है। तो ए के कैपिटल अकाउंट में जो मुझे बैलेंस दिया हुआ था वो लिख लिया मैंने, 10,000 रुपीज, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 लिख लिया ये, ओके। अब मुझे क्या करना है, करंट अकाउंट, देखो बात को समझो, यहां पर दो अलग अलग सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक है। या तो आप कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाओ, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो भी एडजस्टमेंट्स है ये सब आप करंट अकाउंट में दिखाओ और फिर वो करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट का जो बैलेंस था ना उसको पहले ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और जो भी एडजस्टमेंट्स दिखाने हैं पूरे के पूरे कैपिटल अकाउंट में दिखाओ, ठीक है। लिटरली स्पीकिंग दोनों के दोनों वैलिड है, दोनों चलेंगे, दोनों इसलिए चलेंगे क्योंकि भाई साहब इसके मृत्यु हो रही है, वी आर नॉट गोना कंटिन्यू दीज अकाउंट्स। सो अगर आप दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ अगर यहीं पे मैं बी और सी की बात करता तो डेफिनेटली मुझे इनके कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने होंगे, है ना। लेकिन यहां पर सी के सॉरी ए के केस पे ऐसा कुछ नहीं है, या तो आप करंट अकाउंट अलग से बनाओ या तो मर्ज कर दो। तो देखो यहां पर अगर मॉड्यूल का ट्रीटमेंट हम देखें तो इन्होंने देखो क्या किया, 3,000 का ड्रॉइंग्स था, 450 का बैलेंस था, यानी 2,550 का डेबिट बैलेंस था, इसको पहले ही इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, पहले ही ट्रांसफर कर दिया, यानी सब कुछ इन्होंने कैपिटल अकाउंट में ही दिखाया, ओके यस। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या देना है। सर सबसे पहले तो हमको इनको इंटरेस्ट देना है, सर इंटरेस्ट कितना देना है, 10% देना है, ओके ओके। इंटरेस्ट के बारे में 10% दिया हुआ है तो हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे, जरा एक मिनट। दैट पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल बट नो इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन एनड्रॉन, ठीक है। तो 10% ऑफ 10,000 निकालिए जरा कितना आ रहा है, 10,000 का 10%, ठीक है। ये देखिए यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस मुझे दिया हुआ है पॉइंट नंबर डी में, देखो क्या दिया है, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अपॉन 31st of December फॉलोइंग हिज डेथ। यानी यहां पर इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि मृत्यु किसी भी डेट पे हो हम इंटरेस्ट कब तक देंगे, पूरे ईयर एंड तक देंगे, ठीक है। अब वो 2 महीने जिंदा रहे, 4 महीने जिंदा रहे, 6 महीने जिंदा रहे, 8 महीने जिंदा रहे, लेकिन भाई साहब इंटरेस्ट हम पूरे साल भर का देंगे, ऐसा कह रही है, ठीक है। देखो वहां पे वही कहा है अपॉन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ, तो यहां पर उसके पूरे ईयर एंड तक मैं उसे इंटरेस्ट देने वाला हूं। सो पूरे 10,000 रुपए पे 10% फॉर द होल ईयर 1,000 रुपए, ठीक है। तो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हम लोगों ने इसे, ठीक है। इसके अलावा भाई साहब को हमें प्रॉफिट का शेयर भी देना है, लेकिन जरा ध्यान से सर, प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहां पे ये दिया हुआ है प्रॉफिट इज 3,670, ठीक है, लेकिन ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। तो 3,670 में इंटरेस्ट अभी अभी हम लोगों ने कितना देखा, 1,000 रुपए, राइट। 1,000 रुपए तो इसका है, इन दोनों का भी आएगा 600 और 400 रुपए, यानी टोटल मिला के इंटरेस्ट हो जाएगा 2,000 रुपए, है ना। तो 3,670 में से 2,000 का इंटरेस्ट जाएगा तो बचेगा कितना, 1,670। सो 1,670 में भाई साहब को हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो 1,670 में भाई साहब का शेयर है 2/4 यानी आधा, है ना। तो पूरे साल भर का ही देना है मुझे इनको, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 835। ये कैलकुलेशन भी इन्होंने यहां पे शो किया हुआ है, देखिए 3,670 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,670, इसका हाफ
पूरे साल भर के लिए इंटू 12/12, तो 835 हम लोगों ने दे दिया इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया हम लोगों ने। अब ये पॉलिसी, जॉइंट पॉलिसी का शेयर, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का शेयर, पहली बात तो मिला कितना? ठीक है, देखो 3 पॉलिसी है, 10,000 10,000 10,000, ए की डेथ हुई तो ए के पूरे 10,000 मिलेंगे, बी और सी के 10-10 नहीं मिलेंगे, बी और सी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा जो कि है 20% ऑफ द सम अश्योर्ड, यानी 20% ऑफ 10,000 2,000 फॉर बी, 2,000 फॉर सी, है ना? तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? ए के 10,000, बी और सी के 2,000 2,000, यानी कितना हो गया? 14,000। तो 14,000 पे भाई साहब का शेयर कितना है? 2/4, तो 14,000 का 2/4 कितना आता है? 7,000, आधा शेयर 7,000 रुपए, ये दे दिया। इसके अलावा गुडविल, अब गुडविल मुझे पिछले 3 साल का कैलकुलेट करना है ना, तो पिछले 3 साल का मतलब देखो 2022 में डेथ हुई, ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 साल का एवरेज लेना है। तो 9640, 6720 एंड 7640, ये 3 साल का आपको एवरेज लेना है। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। मैंने आपको ये मॉड्यूल का ही सोल्यूशन दिखाया हुआ है और मॉड्यूल में यहां पे गलती है। लेट मी टेल यू, क्या होता है कि एंड मोमेंट पे जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन कैलकुलेटर लेके करते नहीं है, हम लोग सिर्फ मॉड्यूल के सॉल्यूशन को देख के आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर मॉड्यूल में कोई मिसप्रिंट हो तो हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि दिमाग के साथ वो मैच नहीं करता, हम जो सोच रहे उसके साथ वो मैच नहीं करता। ठीक है, सो दोस्तों मैं यहां पे एक गलती बताने जा रहा हूं, मैं जानबूझ के इसको पहले से करेक्ट करके नहीं रखा ताकि इसको आप लोग मेरे साथ में ही करेक्ट करो। तो देखो सर, यहां पे ये 2019 का 9640, 2020 का 6720 और 2021 का 7640, ये तीनों हम लोगों ने वहां से कॉपी किया है। ये तीनों का टोटल 21,000 नहीं है, ये तीनों का टोटल है 24,000। प्रिंटिंग मिस्टेक है मॉड्यूल में, इसको प्लीज ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ना। ठीक है, अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने तीनों साल का इंटरेस्ट अलग अलग माइनस किया है। अब यहां से आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है कि सर इस क्वेश्चन में तो एक साथ माइनस किया था, इधर अलग अलग माइनस कर रहे हैं, मैं क्या करूं सर, है ना? ये कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है क्योंकि मॉड्यूल खुद अलग अलग तरह से लिख रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉमन कांस्टेंट, तो आप इकट्ठा माइनस करो या अलग अलग माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार मेरे साथ कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, देखो सर, अगर मैं इंडिविजुअली ये माइनस करता हूं तो ये बचा 7640, 4720, 5640। अब ये तीनों का अगर मैं टोटल लूं तो ये आ रहा है 18,000 और फिर डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो आ रहा है 6,000 एवरेज। ठीक है, तो ऐसे किया जा सकता है। दूसरा ये भी किया जा सकता है, आप पहले ही 24,000 को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, देखो तो कितना आ रहा है? 8,000 रुपए। अब इसमें से कॉमन माइनस करो 2,000। ठीक है, तो वो 2,000 भी माइनस करोगे तो भी 6,000 आएगा। सो भाई एक ही बात है, आप इन तीनों का एवरेज निकाल के उसमें से 2,000 माइनस करो या इंडिविजुअली 2,000 माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है उसका एवरेज निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो यहां पे ये 6,000 आ गया सर। ओके, गुडविल इज 2 years परचेज, सो इंटू 2 12,000, जिसमें ए का शेयर कितना होगा? 2/4 यानी 6,000। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये यहां पर हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया 6,000 रुपए बाय बीएनसी। ठीक है, यस सर। अब ये सब हो जाने के बाद एक और था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वैसे तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा सकते हैं और रिवैल्यूएशन का फाइनल बैलेंस यहां पे आएगा। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली आपने यहां पे डायरेक्टली भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखो यहां पे इन्होंने बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए ही यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट नाम से डायरेक्टली दिखा दिया। अब मुझे बताइए, एक ही लॉस था ना 2,000 रुपए का। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना, यानी इट इज अ लॉस। उसको अगर अभी रिकॉर्ड करोगे और उसको पे कर दोगे तो सीधी सी बात है ना सर, 2,000 रुपए का लॉस दिखेगा इन पीएनएल एडजस्टमेंट। इसमें ए का हिस्सा कितना होगा? 2/4। सो 2,000 में 2/4 कितना होता है? 1,000 रुपए। सो हेंस इतना पैसा बचा जो कि उसके एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में मुझे ट्रांसफर कर देना है। ये सारे कैलकुलेशंस आपको यहां पे वर्किंग नोट पे शो करना पड़ेगा। देखिए ये पॉलिसी का भी दिखाया इन्होंने, शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी दिखाया, सबका दिखाया। ये वर्किंग नोट शो करते हुए आपको सिर्फ इतना ही बनाना है। ठीक है, सो दिस वाज अ बिट डिफरेंट। ठीक है, डेथ के क्वेश्चंस में यही डिफरेंस होता है, थोड़े से अलग होता है कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो मैं जैसा कि हर सेशन में कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, बेटा ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अरे यार एग्जाम तो आ गया है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये सोच के सबसे ज्यादा हम लोग अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। आपके पास बहुत टाइम है,
एक बात याद रखना, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, तो ईमानदारी से सोचना, भाड़ में ये दिमाग अगर ऐसा कुछ भी बोल रहा है ना, समझ लेना ये दिमाग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है इन दैट केस। उसको सीधा स्क्रैप करो और लिखना शुरू करो। मतलब भाड़ में गया, मेरा हो कंप्लीट या ना हो, मैं पास हो, मैं फेल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, भाड़ में गया। जो भी दिमाग हमें नेगेटिव थॉट्स ला रहा है ना, भाड़ में गया वो सब चीजें। क्या करने का? क्वेश्चन उड़ाने का, लिखना शुरू करने का। भाई मैं वो 5 मिनट सोचने में वेस्ट करने की जगह 5 मिनट लिख लूंगा ना, तो वो नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएट होना शुरू हो जाएगा। गेटिंग मी? तो आप लोग बिना सोचे बस सॉल्व करना शुरू कर देना, ये मत सोचो कि टाइम है कि नहीं है। गेटिंग मी? चलो, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अभी आगे बढ़ता हूं टू तीसरा वाला क्वेश्चन, जो कि फिर से मैंने मॉड्यूल से ही लिया हुआ है, पेज नंबर 10.185 में इलस्ट्रेशन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। तो वैसे तो बहुत ही नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें भी थोड़ा वर्डिंग्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इन टॉप 5। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। BNN were partners. The partnership deed provides inter alia that the accounts be balanced on 31st December every year, यानी year end हो रहा है 31st December को, that the profits be divided as follows: 1/2 B का, 1/3 N का, and carried to reserve 1/6। ऐसा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सीडेंट एरिया तो भैया यहीं पर है ना। हम लोग इसी को अगर इंटरप्रेट ना कर पाए तो जरा मुश्किल जाएगा। दोस्तों जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसा आपको रिजर्व में रखना है और बाकी का पैसा बी और एन का है। हमें तो भाई बी और एन का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए ना। ओके, तो देखिए सर, समझने की कोशिश करेंगे जरा। अगर मैं यहां इन तीनों की बात करूं तो ये बी के बारे में कह रहे हैं कि इसका शेयर है 1/2, एन के बारे में कह रहे हैं इसका शेयर है 1/3। ठीक है, अच्छा रिजर्व के बारे में भी कह रहे हैं, चलिए रिजर्व को भी ले लेते हैं। रिजर्व के बारे में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1/6 है ना। अब सबसे पहली बात तो भाई मेरे पास यहां पे मैथमेटिकल डिफिकल्टी है, क्योंकि बेस इज डिफरेंट, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को कॉमन लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करो? हाईएस्ट डिनोमिनेटर 6, राइट। तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तभी तो 6 आएगा ना। तो देखिए ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जा रहा है 1/6। कहने का मतलब जो हुआ सर, प्रॉफिट में से पहले मैं रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा 1/6। ठीक है, 1/6 ट्रांसफर करने के बाद बी और एन का जो बचेगा वो क्या बचेगा? 3B का और 2N का, यानी बी और एन के बीच में जो आपस में रेशियो होगा वो होगा 3:2। ठीक है, प्रॉफिट का 1/6 हिस्सा रिजर्व में चला गया, लेकिन जो बचा उसमें से 3 और 2 बी और एन का होगा, यानी बी और एन के बीच का रेशियो हो गया 3:2। तो ये सबसे पहला यहां पे एक्सीडेंट एरिया था जिसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, आगे देखते हैं अभी। That in the event of death of a partner, his executive will be entitled to the following। तो यहां पे ये सब मुझे वर्डिंग्स दिए हुए हैं एग्रीमेंट के। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अगर आप लोग प्रैक्टिकल दुनिया में जाओ तो प्रैक्टिकल दुनिया में तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने मस्त एक क्वेश्चन बना के दे देंगे और उसका आंसर निकाल लो। नहीं होगा ना ऐसा। आपके सामने क्या होगा? आपके सामने आएगा एक एग्रीमेंट पार्टनर्स का हकीकत में, और उसको इंटरप्रेट करते हुए आपको अकाउंटिंग करना है। तो भाई वो सीखना पड़ेगा ना। तो वही चीज हमसे यहां पे एक्सपर्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप सीख लो। ठीक है, ओके। तो एनीवेज अब ये तो दिया है, मुझे पूछा क्या है सर? एज यूजुअल सबसे पहले मैं जंप करके उसी में आ जा रहा हूं। सर मुझे बोला है कैलकुलेशन ऑफ एन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके अलावा शेयर ऑफ गुडविल, ये दोनों मुझे एक्चुअल में पूछा है, तो ये वर्किंग नोट में नहीं बनाया जाएगा, इसको एक्चुअल कैलकुलेशन में मुझे दिखाना पड़ेगा। और उसके अलावा ड्रॉ एन्स एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट, सिर्फ एन के एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाना है, बस इतना ही है। ठीक है, ओके सर। तो एन के एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में मुझे क्या करना है? मुझे एन के एग्जीक्यूटिव को क्या क्या देना है सर? एन के एग्जीक्यूटिव को मुझे देना है एक तो गुडविल, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसके अलावा रिजर्व्स दिख रहा है आपको, यहां पे रिजर्व्स देना है सर। ठीक है, किसी तरह का रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट मुझे ऐसा वहां पे दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, तो बस इतना ही है, इतना ही मुझे उसे देना है। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर इट। तो मुझे यहां पे कहा गया है कि डाटा इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटिव विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। क्या क्या? द कैपिटल टू हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो कैपिटल उसको देना पड़ेगा, 60,000 रुपए एन के क्रेडिट में है, वो देना पड़ेगा ऑब्वियसली। उसके बाद मुझे दिया है हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, है ना। कभी भी डेथ हुआ इस साल में, हमें पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स का एवरेज का बेस लेना पड़ेगा। तो सर यहां पीएनएल सस्पेंस आएगा।
ठीक है, आते हैं अभी। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल प्रॉफिट मुझे दिया हुआ था फॉर द ईयर जिस साल में उसकी डेथ हुई है। इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मुझे लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को बेस लेते हुए एक अज्यूम करना है कि नॉर्मली इतना प्रॉफिट होता है, तो इसमें इसका हक कितना होता है, इसका शेयर कितना होता है। तो आते हैं हम लोग उसमें, हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 years प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। फिर से कंप्लीटेड ईयर्स वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सर सबसे पहले मैं यहां पे अगर एन का कैपिटल अकाउंट बना लूं, तो एन के कैपिटल अकाउंट या उसके एग्जीक्यूटिव के अकाउंट एज द केस में भी, तो सर यहां पे ये 60,000 उसे पेबल रहेंगे, है ना। तो मैंने यहां पे एन के एग्जीक्यूटिव को अकाउंट को बनाया, तो ये 60,000 यहां पे लिख दिया। ये क्या है, देखो यहां बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा, देखो ध्यान से, हमने एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाया है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिखना, है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहां पे आपको लिखना है बाय कैपिटल अकाउंट। ये छोटी सी गलती है जिसकी वजह से 1 मार्क शायद आपके कट जाए, लेकिन भाई 1 मार्क भी क्यों जाने देना ऐसी गलती की वजह से, है कि नहीं, तो ध्यान रखना इसका। ठीक है, ओके, अब मुझे इसको रिजर्व्स का शेयर देना है, 30,000 रुपए का रिजर्व है, इसका हिस्सा है 2/5, 2/6 मत करना, हाँ, इन दोनों के बीच का 3:2 है, तो 2/5, ओके, यस, तो 2/5 कैलकुलेट करो, 2/5 ऑफ 30,000 ये आता है 12,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा मुझे क्या देना है, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है प्रॉफिट का, और मुझे पिछले 3 साल का, देखो इसकी मृत्यु हुई है ऑन क्या है भाई, डेट ऑफ डेथ का दिया है, अरे भाई हाँ ये रहा, एंड डाइड ऑन 1 May 2022, है ना सर। कैलेंडर ईयर बेसिस है, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, और इसकी मृत्यु हुई है 1 May को, यानी जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने तक ये जिंदा था, तो 4 महीने तक के जो भी प्रॉफिट होता है उसका उस पर उसका हक बनता है। लेकिन मुझे ये 4 महीने का प्रॉफिट फिलहाल पता है नहीं, इसलिए हम लोग पिछले 3 साल का एवरेज निकाल रहे हैं और उसे बेस मानते हुए हम लोग इसे प्रॉफिट का शेयर देंगे। तो पिछले 3 साल का, यानी ये 42,000, ये 39,000 और ये 45,000, ये पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर है। देखिए जरा ध्यान से, 2022 में इसकी डेथ हुई है, लेकिन इसके पहले के कंप्लीटेड ईयर्स यानी 2021, 2020, 2019, है ना, ये तीनों साल के मुझे प्रॉफिट मुझे दिए हुए हैं। तो देखिए यहां पे कैलकुलेशन का तरीका आप बिल्कुल अलग अलग रख सकते हो, डजंट मैटर, जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्रेजेंट करो, आप ऐसे ही स्टेप्स फॉर्म में भी उसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। तो देखिए ये 3 साल का एवरेज निकाल लिया हम लोगों ने 1,26,000। मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा जरूर आपको कि आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन गुडविल और ये चीज के लिए कॉमन रख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखिए यहां पे इन्होंने 2 बार कैलकुलेट किया है, ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये 42,000 ही है सर, है ना, तो ये 42,000 का कैलकुलेशन कॉमन रख सकते हो, क्यों 2 बार लिखना, एवरेज प्रॉफिट लिख दो और उसके बाद आप बाकी को देखो। ठीक है, बट एनीवेज चलो, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000। अब इसमें भाई साहब को कितना हक मिलने वाला है सर, कहना है 2/5 एंड दैट आल्सो ओनली फॉर 4 मंथ्स, है ना। तो अगर एवरेज प्रॉफिट 42,000 है, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेट करो 42,000 इंटू 2/5 इंटू 4/12, ठीक है, किया सबने, कितना आ रहा है ये 5,600 आ रहा है, ओके, यस सर। तो 5,600 से एंट्री क्या पास किया जाएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एंस एग्जीक्यूटर, ठीक है। और प्लीज याद रखना इस क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट नहीं पूछा है, लेकिन अगर बैलेंस शीट पूछा जाए तो ये P&L सस्पेंस को बैलेंस शीट पे लिखना भूलना मत। P&L सस्पेंस में जो डेबिट पड़ा है ये आपके बैलेंस शीट में आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना सभी लोग। चलिए एनीवेज, तो एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में मैं यहां पे लिख देता हूं P&L सस्पेंस 5,600, ये हो गया। उसके बाद मुझे गुडविल का कैलकुलेशन करना है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अगर 42,000 है, 3 years परचेज यानी इनटू 3, ये आ गया गुडविल का वैल्यू 1,26,000। सो 1,26,000 में मैं वही कैलकुलेशन कर सकता हूं, गेन और सैक्रिफाइस। अब फिर से वही बात है, यहां पे एक ही बंदा लूज कर रहा है और एक ही बंदा गेन कर रहा है, सर 2 ही तो पार्टनर थे, ठीक है ना। तो N इज सैक्रिफाइसिंग, B इज गेनिंग, तो सर यहां पे B अकाउंट डेबिट टू N, है ना। तो N के अकाउंट में यहां पे क्रेडिट पे 50,400, सर ये कितना होगा, सर जी उसका शेयर का लॉस हो रहा है, पूरा का पूरा लॉस नहीं हो रहा। 1,26,000 आगे चल के पूरी तरह से सिर्फ B का रहेगा, ठीक है। तो N का जो हिस्सा हुआ करता रहा बेचारे का 2/5 हिस्सा, ये गेन हो गया किसका, B का, ठीक है। सर 2 ही पार्टनर थे, दोनों में बट जाता था गुडविल, राइट। अब हो ये रहा है कि एक पार्टनर गया, अगर एक पार्टनर गया तो उसके जो हिस्से जो भी आ रहा था वो पूरा का पूरा इसको मिलेगा ना। तो the share that he is losing, N is losing, that is the amount of his sacrifice and that is what is B gaining. तो मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है 1,26,000 में 2/5, यहां 4/12 मत कर देना,
ठीक है, वो प्रॉफिट्स में करना है बस, ठीक है। तो 1,26,000 इंटू 2/5 इज 50,400। इसी अमाउंट से बी को डेबिट और एन को क्रेडिट, तो एन के क्रेडिट पे 50,400 बी के अकाउंट में डेबिट में भी आ जाएगा, ठीक है। यस, दैट्स इट, इतना ही है, यही कैलकुलेशन दिखाना है। ये सबका टोटल विल बी ट्रांसफर टू एन्स लोन, एन्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। वहां पे सिर्फ एन्स लोन लिखा है, एन्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। वैसे तो नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वर्डिंग्स को अगर हम लोग ध्यान ना दे, या अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, स्पेशली वो रेशियो वाले में, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो यही चीज कवर करने के लिए मैंने इसको टॉप 5 में कवर किया था। आई होप कि आप लोगों को जम गया ये वाला भी, ठीक है। यस सर, अब इमीडिएटली आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी मैंने मॉड्यूल से लिया हुआ है, पेज नंबर 10.185 में, इल्लू नंबर 4, ठीक है। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट कॉमन। रादर मैंने देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस से इजी वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार आरटीपी में रिपीट हुआ है, तो मैंने इजी वाले को कवर करने की जगह थोड़ा डिफिकल्ट वाला ही प्रेफर किया कवर अप करना। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें आपको सब कुछ बनाना है, रिवैल्यूएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, सब कुछ बनाना है। तो ऐसा भी एक प्रैक्टिस होना चाहिए हमारा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, पेज नंबर 10.185, इलस्ट्रेशन नंबर 4। लेट्स सी। So Dia, Ria and Kia are partners of Mrs. DRK Fabrics, sharing profits and losses in the ratio 2:1:2 on 31st March 2022. Their balance sheet was as under. तो ये बैलेंस शीट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी है यहाँ पे। किया डाइड ऑन 30 सितंबर। सबसे पहले ना आप लोग डेट्स पे ध्यान देना यहाँ पे, है ना। देखो हर एक क्वेश्चन में सेम डेट नहीं होता, कभी 31 दिसंबर ईयर एंड है, कभी 31 मार्च है, तो एक बार देख लेना डेट्स पे ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ईयर इज एंडिंग ऑन 31st मार्च, ठीक है। ओके, अब इसकी डेथ कब हुई है, इसकी डेथ हुई है ऑन 30 सितंबर। तो सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक किया वाज जिंदा। ओके चलो ठीक है। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स एज फॉलोज, ये सब दिया हुआ है मुझे, और उसके बाद मुझे बनाने के लिए कहा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा, बना लूंगा ये सारे अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैं बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप लोग सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे, कैसे आपके कम से कम 5 से 10 मिनट बर्बाद होंगे ईच क्वेश्चन में, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, और फिर बाद में आपको लगेगा कि नहीं यार पेपर लेंदी आया था। ये होना बहुत बहुत कॉमन है। तो आप लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये होने देना नहीं है आपको, और उसके लिए आपको क्या करना है, लिखना शुरू कर देना है। बस सोचते मत रहो, लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, बैलेंस शीट बना लो। अब आपको इतना पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे, तो ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो 1.5 लाख, 1,80,000 और 70,000, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में लिख लिया हम लोगों ने 1.5 लाख, 1,80,000 और 70,000 लिख लिया। शुरू हो गया ना, अब एक एक करके ऑटोमेटिकली जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, दैट्स इट, ठीक है। ओके, अब देखो रिजर्व दिख रहा है 1,40,000, क्या करना है इसका, बांट देना है। क्या रेशियो में बांटना है, दिया हुआ है यहाँ पे 2:1:2, बांट दो भाई। देखो कितना आ रहा है, 1,40,000 इन 2:1:2 कितना आ रहा है, देखो बांट दो यहाँ पे। तो रिजर्व्स 56,000, 28,000, 56,000 बांट दिया। यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने के लिए तो मुझे पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना तो ऐसे ही आ जाएगा। और जरा एक बात बता दूं, अगर मान के चलो, अगर भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर टाइम नहीं बचा, हम लोग लास्ट में इसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा है, तो सिर्फ इतना लिखने पे भी आपको 1-2 मार्क तो मिल ही जाएंगे। तो भाई वो 1-2 मार्क भी बहुत अहमियत रखते हैं सी एग्जाम्स में, है ना। इतने के लिए मुझे पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ा, मैंने बस लिख दिया। ओके चलो आगे देखो। अभी अब आगे मुझे क्या क्या दिया हुआ है, अब इसके आगे के लिए मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे क्या देना है, दैट पार्टनर्स बी अलाउड 12% पर annum ऑन द कैपिटल्स बट नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ठीक है सर। तो 12% मुझे देना पड़ेगा। दिया का कैपिटल है 1.5 लाख, इस पे 12% साल भर के लिए। रिया का कैपिटल 1,80,000, इस पे 12% साल भर के लिए। लेकिन किया का कैपिटल 70,000 पे 12% विल बी गिवन ओनली फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। चलो तो निकाल लेते हैं सर। अभी कैलकुलेट कीजिए जरा कितना कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देखो किया को जो दिया जा रहा है, अच्छा एक मिनट, यहां पे दिया और रिया के लिए हम लोगों ने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कब जाएगा, 31 मार्च को 2023, और ये अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं 30 सितंबर को। तो दिया और रिया को फिलहाल हम लोग कुछ इंटरेस्ट दे नहीं रहे। ये अनलाइक अदर क्वेश्चंस, इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस देखे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग ईयर एंड को ही एंट्री कर रहे थे, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखा रहे थे। लेकिन यहां पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं एज ऑन 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, मैं अभी फिलहाल दिया और रिया को क्यों दूं इंटरेस्ट, उनको ईयर एंड में दूंगा ना, दिया और रिया, हाँ बराबर, उन दोनों को बाद में दूंगा ना। तो उनका होल्ड पे रखा हुआ है। सिर्फ किया का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 70,000 पे 12% फॉर 6 मंथ्स। ओके
आई होप इट इज 4200। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। 70,000 पे 12% इंटू 6/12, 4,200 आ गया। यस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हम लोगों ने। ओके, अगला एक एक करके पॉइंट देखने का, उसके बारे में सोचने का, लिख लेने का, आगे बढ़ने का, सिंपल है ना। चलो देखो अभी, समझा कि नहीं बिड़ू? देखो अभी, upon the death of a partner, the goodwill of the firm be will valued at 1 year purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of the partner. Okay, again किसी भी डेट पे डेथ हो, हमें प्रीसीडिंग ईयर्स का एवरेज लेना है। इस साल का कुछ प्रॉफिट लेना ही नहीं है। ठीक है, ओके। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, हाँ कितना है? ये 4 प्रॉफिट्स मुझे दिए हुए हैं, है ना सर? बराबर। चलो, तो मुझे कितने ईयर्स का एवरेज निकालना है? 4 साल का ही एवरेज निकालना है। कभी कभी ये देख लेना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो 4 साल का ही एवरेज निकालना हो। कभी कभी घुमाने के लिए ऐसा भी होता है कि दे देंगे 5 साल का प्रॉफिट, लेकिन एवरेज निकालना हो शायद सिर्फ 3 साल का। तो पढ़ना जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद मुझे वहां पे दिया हुआ है एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 इयर्स में बी अज्यूम्ड एज 3 लाख। ठीक है, ओके। ये क्यों दिया है? ये गुडविल के लिए दिया है सर। ये वो गुडविल के लिए बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट बोला है ना। तो सर ये अगर मैं पिछले 4 साल का एवरेज निकालने जा रहा हूं, तो पिछले 4 साल में कैपिटल कितना ना, कैपिटल का बैलेंस तो चेंज होता रहता है। और देखो यहां पर करंट अकाउंट नहीं दिख रहा, यानी दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा सर, है कि नहीं? तो अगर वो चेंज हुआ होगा तो मैं पिछले 4 साल का क्या मानूं? तो उसके लिए मुझे दिया हुआ है 3 लाख मान लो भाई। ठीक है, ओके। तो 3 लाख रुपए पे 12% इंटरेस्ट कितना होता है देखो, 3 लाख इंटू 12% इज 36,000, है ना। चलो, तो इसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 4 साल का एवरेज आ रहा है 1,86,000। ठीक है, इस पे मैं 12% इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूं 36,000, तो ये बचा हुआ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, ये आया। गुडविल 1 ईयर परचेज ही है, यानी गुडविल का वैल्यू होगा 1,50,000। ठीक है, तो ये 1,50,000 से मुझे सैक्रिफाइस ऑफ गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो, रिया, दिया और नहीं, दिया पहले कि रिया पहले? दिया पहले, सॉरी। ओके, सो दिया, रिया और किया। ठीक है, सो अगर गुडविल का वैल्यू है 1,50,000, ठीक है, तो 1,50,000 को पहले आप बांट लो इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1:2, है ना। तो 2:1:2 देखो कितना आ रहा है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये आ गया 60,000, फिर 1 ये आ गया 30,000, और इसका भी आ रहा है 60,000। ठीक है, और इसी 1,50,000 को अब आप बांट दो न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है देखो क्वेश्चन में, सर्च फॉर द न्यू रेशियो। ऐसा कुछ भी मुझे वहां पे दिख नहीं रहा, है ना। ओके, इफ देयर इज नो न्यू रेशियो गिवन, देन वी कैन अज्यूम दैट द रेशियो इज 2:1, है ना। जो गया उसका शेयर काट दो, बाकियों का शेयर आपको मिल जाएगा 2:1, है ना। सो 2:1 में हम लोग इसे बांट देते हैं। 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, फिर भी देख लेता हूं एक बार, है ना। यस, सो ये आ रहा है 1 लाख और ये आ रहा है 50,000। ओके, तो इसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 60,000 का सैक्रिफाइस हो रहा है किया का, और दिया इज गेनिंग 40,000 एंड रिया इज गेनिंग 20,000। सो मुझे दिया और रिया को डेबिट कर देना है बाय द अमाउंट ऑफ द गेन, एंड किया को क्रेडिट कर देना है बाय 60,000। ठीक है, तो ये होगा एंट्री, दिया रिया डेबिट एंड किया क्रेडिट। ठीक है, तो यही इफेक्ट मुझे यहां पे दिखाना है, यहां पे क्रेडिट में और इन दोनों के डेबिट में। ठीक है, कर दिया ये भी हम लोगों ने। ओके, ओके, ये गुडविल हो जाने के बाद प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ टू बी एसेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 इयर्स। तो ये इस साल का प्रॉफिट हमें ऐसे देना है, राइट। अब जरा समझो, गुडविल वैल्यूएशन के लिए मैंने कैपिटल पिछले ईयर्स का कैपिटल क्या था मुझे मालूम नहीं था, तो उसको अज्यूम कर लिया 3 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। लेकिन प्रॉफिट तो इसी साल का है ना। अगर प्रॉफिट इसी साल का है, तो जब तक वो जिंदा थी तब तक के लिए मैं इस साल के ही कैपिटल का बेस लेके आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखो, एवरेज तो हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है सर? एवरेज प्रॉफिट इज स्टिल 1,86,000। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, यहां से वो कॉमन 36,000 इंटरेस्ट माइनस नहीं करूंगा मैं। समझो इस बात को। अब जो मैं कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, ये कैलकुलेट करूंगा ऑन द गिवन कैपिटल। ये देखिए कितना है, कैलकुलेट करो कितना है, 4 लाख, राइट। तो सर जब मुझे मालूम है तो मैं वही कैपिटल लूंगा ना, अगर मुझे इसी साल का प्रॉफिट निकालना है।
है कि नहीं? तो सर मैं यहां पर 4 लाख रुपए पे 12% निकाल रहा हूं, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 24,000 रुपए। करेक्ट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 1,86,000 तो साल भर का है, 6 महीने तक वो जिंदा थी, 6 महीने का प्रॉफिट होता है 93,000, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने माइनस किया 24,000, तो बचा 69,000। इसमें किया का शेयर है 2/5 यानी 27,600। इसका भी एंट्री होगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किया। ठीक है, यस सर। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किया, एक मिनट, यहां पर 27,600 P&L सस्पेंस डेबिट और यहां पे क्रेडिट। ठीक है, यस। ये होने के बाद upon the death of partner she is credited with a share of profits interest on capital calculated till the date of death। ठीक है, after the death of Kia 2 lakh was received from insurance company against joint life policy। ओके सर, JLP मुझे यहां बैलेंस शीट पे नजर आ रहा है, यानी हम इसे नॉमिनल अकाउंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम इसे एसेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एंड JLP इज ऑलरेडी अपीयरिंग एट अ वैल्यू ऑफ 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मेरे पास ऑलरेडी ये JLP अकाउंट है। आप चाहो ना तो ये भी वर्किंग नोट पे इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो, JLP अकाउंट भी बना सकते हो, जिसमें ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस मुझे कितना नजर आ रहा है? 60,000 रुपीज का बैलेंस नजर आ रहा है। और मुझे कितने पैसे मिले सर? मुझे मिले 2 लाख रुपए, राइट? ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, JLP अकाउंट क्रेडिट। सो अब यहां पे प्रॉफिट बचा है कितने रुपए का? 1,40,000 का। ये प्रॉफिट बटेगा बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो 2:1:2। ठीक है, ओके। प्लीज ऐसा मत सोचना कि 2 लाख तो सिर्फ किया को दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। ठीक है, इसको सीधा सीधा प्रॉफिट को बांट देना है 2:1:2 में। तो 1,40,000 को बांटो, 1,40,000 का रिजर्व भी था, हाँ? तो सेम अमाउंट आएगा JLP के नाम से, यहां पर इन तीनों में बढ़ गया। ठीक है, यस सर। अब इसके आगे सिंपल है, इसके आगे आप लोगों को सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट को भी आपको बांट देना है 2:1:2 में। ठीक है, उसके बाद जो किया का बैलेंस बचेगा दैट इज टू बी पेड इन कैश। हाँ, इसके लिए आप लोग यहाँ पे वर्किंग में ये भी बना सकते हो, बैलेंस इतना था, JLP से इतना पैसा आया, किया को पूरा पैसा हम लोगों ने कैश में दे दिया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश। ठीक है, तो किया को हम लोग पूरे पैसे दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हेंस ये मेरा फाइनल बैलेंस बचा। रेक्टिफाइड या सॉरी एडजस्टेड बैलेंसेस मुझे बैलेंस शीट पे लिखने हैं, ये सारे के सारे यहां पे मैंने एज इट इज लिखे हैं। ठीक है, बैंक बैलेंस को मैंने सिर्फ चेंज किया, और ध्यान देना P&L सस्पेंस ये भी मुझे यहां पे लिखना है, ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी बैलेंसेस एज इट इज, कैपिटल का आपको बैलेंस निकाल लेना है, दिया और रिया का वो एज इट इज लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस वाज अ टोटल वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हो गया। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन, लास्ट वन, which is again very very important. So this is again taken from module, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे पीछे दिया हुआ है, तो पेज नंबर 10.193 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये। यस, दिस क्वेश्चन पहले मैं अलर्ट कर दूं सब लोगों को, दिस क्वेश्चन इज अ कॉन्फिडेंस शेकर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने डेथ की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं की है, आई मीन डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस की तैयारी, भाई हेलो गलत मत समझ लेना। ठीक है, अगर डेथ के क्वेश्चंस के आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं की है, देन आई विल सजेस्ट कि इस क्वेश्चन को अभी मत देखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस हिल जाएगा इससे। ठीक है, बट अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे पढ़ा हुआ है, देन इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाना। दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस, और एजेस पुराना है, बहुत पहले से ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करके जरूर पूछे जा सकते हैं, एंड बिलीव मी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो भाई साहब 15 मार्क डिजर्व करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। सर सबसे पहला जो डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में वो है थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब सब जिस तरह से दिया हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े बोरिंग लगते हैं हमें। मतलब कैसा होता है कि अगर थोड़ा स्पेस दे दे के, थोड़ा टेबल बना के ऐसा कुछ अगर दिया रहे तो समझ में भी आता है, लेकिन सब कुछ एक साथ ठूस दिया एक जगह पे तो बहुत सारी चीजें ओवरलुक होने का, स्किप होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इस क्वेश्चन में यही एक बात है। ठीक है, तो देखते हैं सर, सॉल्व तो करना ही है मुझे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो मैंने आपको कहा, सबसे पहले जंप करके आ जाना कि क्या पूछा है। अरे सर क्वेश्चन ही नहीं है, अरे है भाई, लास्ट वाला लाइन पढ़ो, देखो क्या दिया है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 30th of September 2022 along with the necessary workings। तो मुझे क्या करना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट बनाना है, बस इतना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, वो भी है। ठीक है, तो मेरा मेन आंसर है इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट बनाना। ठीक है, तो वो तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन उसके बाद कैलकुलेशन के लिए अभी देखना ही पड़ेगा सर सब कुछ। चलो देखते हैं। हाँ जी,
क्या दिया हुआ है? Peter, Paul and Prince were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1:1. It was decided in the partnership deed that in the event of retirement of like that of a partner, he or his legal representative would be paid. तो ये पार्टनरशिप डीड के भाषा दिए हुए है। सर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे देना है, हाँ तो वो तो देना ही है। उसके अलावा गुडविल देना है। अच्छा गुडविल कैसे वैल्यू करना है, चलो देखते हैं। हिज शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एट 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल फॉर द लास्ट 3 years टू 31st December प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ द डेथ, प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ डेथ, यानी डेथ किसी भी डेट पे हो, प्रीसीडिंग ईयर्स का मुझे एवरेज लेना है। ठीक है, तो ये वर्डिंग्स पे आई होप कि अब तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि कैसे आपको ध्यान देना है ना। कभी कभी टिल द डेट ऑफ डेथ होता है, कभी कभी प्रीसीडिंग या कंप्लीटेड ईयर्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली देख लेना क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये गुडविल का कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स देना ही पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द डेथ। ठीक है, व्हिच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज्ड बाय 25%। इसके लिए मुझे पिछले कई सालों का एवरेज नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ पिछले साल का प्रॉफिट का बेस लेना है, लेकिन उसे 25% से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, करते हैं इसको भी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एट 10% पर annum, though payable to the partners, will not be payable in the year of death or retirement। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, तो जिस ईयर में डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है उस ईयर में उस बंदे को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा मत इंटरप्रेट करो। जो बंदा डिसीज पार्टनर है या जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। अब ये मत सोचना क्यों, है ना, अरे भाई क्यों वो का नहीं, जो लिखा है उसके मुताबिक अपने को अकाउंटिंग करना है बस। ठीक है, ओके आगे। All the assets are to be revalued on the date of retirement or death and the profits and losses be debited or credited to the capital accounts in the profit sharing ratio। यहाँ पे बोला है कैपिटल अकाउंट में डालना है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, अदरवाइज करंट अकाउंट में डालते थे हम लोग। ठीक है, ओके। पीटर डाइड ऑन 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर सर 31 दिसंबर अगर ईयर एंड है, यहाँ पे लिखा भी है वैसे 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो फिर 9 महीने तक जिंदा था भाई साहब, है ना, तो 9 महीने का इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। ओके, आगे दिया है बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑन 1 Jan, पीटर 10,000, पॉल 5,000, प्रिंस 5,000, इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए। बैलेंस इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। पीटर 20,000, पॉल 10,000 और प्रिंस 7,000। तो इसका क्लियर मतलब यह है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। और उसके साथ साथ एक और बात आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि इन सबके करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट डेबिट कुछ बोला नहीं है, तो कुछ नहीं बोला तो मान लेना कि क्रेडिट बैलेंस ही है, अच्छा मानना ना, कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर टिल 30th of September was 10,000। ठीक है सर, इसको भी दिखा देंगे। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर चार्ज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द करंट कैलेंडर 19, 20 एंड 21। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, 1 लाख, 1,20,000 और 1,50,000 सम्मान पूर्वक, आई मीन रेस्पेक्टिवली। ओके, द प्रॉफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम दिया है सर, प्रॉफिट एज इट इज नहीं ना ले सकते हैं, पहले हमें ये सारे एबनॉर्मल आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो 2019, 2020 एंड 2021 में ये कुछ मुझे एबनॉर्मल आइटम्स दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, दोनों ही एबनॉर्मल गेन है, तो मुझे प्रॉफिट्स जो दिए हुए उसमें से इन एबनॉर्मल गेन को हटाना होगा, यानी माइनस करना होगा। प्लीज इंक्लूड, जब इंक्लूड करना होता है तब प्लस करोगे गेन को, लेकिन जब हटाना होता है तो उल्टा करोगे, माइनस करोगे आप। ठीक है, तो ये दोनों, ये सबको आपको माइनस कर देना है। उसके अलावा और भी कुछ दिया है। द फर्म हैज टेकन आउट अ JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, 1 लाख का, डेथ हुआ है तो पूरे 1 लाख मिल जाएंगे सर। ओके, नाउ यहां पे ऐसा मत करना कि प्रोपोर्शनेटली निकाल लेता हूं सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट पॉलिसी में एक की भी डेथ हुई तो पूरे पैसे मिलते हैं, तो पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। बिसाइड्स द पार्टनर हैड सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइव्स फॉर 50,000 ईच। भाई साहब सेपरेट पॉलिसी भी है 50-50 हजार के। ओके, द प्रीमियम इन रिस्पेक्ट देयरऑफ बीइंग चार्ज्ड टू द P&L अकाउंट, यानी वो सेपरेट लाइफ पॉलिसी और क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पीटर का तो पूरे 50,000 मिल जाएगा, लेकिन पॉल और प्रिंस इन दोनों के जो भी सरेंडर वैल्यू दिया रहेगा आगे कहीं ना कहीं, तो वो सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, देखते हैं उसे भी आगे। देखो अगली लाइन में दिया है, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वर 30% ऑफ द फेस वैल्यू। तो पीटर के तो पूरे 50 मिलेंगे सेपरेट पॉलिसी के, पॉल और प्रिंस के जो 50-50 हजार है उसका 30% उनका सरेंडर वैल्यू है, तो 50,000 का 30% होता है 15,000 रुपए, तो पॉल के 15,000 और प्रिंस के 15,000 यानी 30,000 रुपए मिलेंगे इन दोनों के। तो टोटल मिला के जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 1 लाख, सेपरेट लाइफ पॉलिसी पीटर का 50,000 और सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉल 15,000, सरेंडर वैल्यू ऑफ प्रिंस 15,000, कितना हो गया टोटल 1,50,000, 1,80,000, है ना, इतना पैसा मिलेगा हमें। ठीक है, ओके
ऑन 30 जून 20। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इसको हम लोग पीएनएल में चार्ज करें, यानी नॉमिनल अकाउंट ट्रीटमेंट है सर, मतलब ये पूरे के पूरे 1,80,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके। आगे, ऑन 30 जून 2022 द फर्म रिसीव नोटिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर पॉलिसी, ये लाइफ पॉलिसी नहीं है, फायर पॉलिसी कोई और पॉलिसी है, ठीक है, हैड बीन अंडरचार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000 इन द ईयर 2021। हे भगवान, एक और गड़बड़ है, 2021 के इसमें एक और गड़बड़ है, वहां पर 6,000 का अंडरचार्ज भी है सर, है ना। तो अंडरचार्ज मतलब और चार्ज करना चाहिए था। दिस इज समथिंग दैट शुड हैव बीन टेकन, दिस इज एक्चुअली रेक्टिफिकेशन। लिया ही नहीं हम लोगों ने, तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, तो इसको भी करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। सो एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट इकलौता यही एक एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 30 जून एंड अलोंग विद द नेसेसरी वर्किंग। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो मेन आंसर तो मेरा इतना सा है सर, एग्जीक्यूटर ऑफ पीटर अकाउंट, बस इतना सा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा है ना, लेकिन उसके वर्किंग नोट बहुत सारे बनने वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कैपिटल और करंट अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेता हूं। तो इन्होंने सीक्वेंस अलग रखा है, मेरे सीक्वेंस में अगर मैं जाऊंगा तो मैं तो सबसे पहले कैपिटल और करंट अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि भाई साहब मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि मैं कहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, उसके बाद बाकी की कैलकुलेशंस करूंगा। ठीक है, तो इन्होंने कहां बनाया, इन्होंने इधर बनाया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, सिर्फ पीटर का ही बनाया क्योंकि अपने को और कुछ पूछा नहीं है, और ये पीटर के अकाउंट का करंट अकाउंट बैलेंस ये हम लोगों ने यहां पे लिख लिया। ठीक है, ओके। अब एक एक करके देखते हैं सर। ठीक है, तो पहले तो गुडविल के बारे में आ जाते हैं, गुडविल में देख लेते हैं। ठीक है, तो गुडविल के लिए मुझे पूरा प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज, है ना। चलो ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट जो दिया हुआ है 3 साल का, वो ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एबनॉर्मल आइटम को मैं पहले एडजस्ट कर रहा हूं, ये 5,000 3,000 दोनों माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, ये दोनों को भी माइनस करना है, ये दिया हुआ था, है ना, वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, ये दोनों माइनस कर दिया अपन ने, लेकिन साथ ही साथ 2021 में एक और था कि इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज है, अंडर चार्ज है, तो मुझे और चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल आइटम, दिस इज नॉर्मल आइटम, लेकिन रेक्टिफिकेशन, है ना। एक खर्चा है जो मैंने कम रिकॉर्ड किया, तो मुझे खर्चा अगर और रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट और कम होगा, राइट। तो ये 6,000 भी यहां से माइनस करना होगा, तो ये बचा मेरा 2021 का प्रॉफिट। ये हो गए मेरे रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। इन तीनों का एवरेज निकालूंगा, ये आ रहा है एवरेज। ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज, ये आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें पीटर का शेयर 2/4, तो पीटर का शेयर 1,07,000, ये 1,07,000 इसके मैं यहां पे लिख देता हूं वैल्यू ऑफ गुडविल। ये यहां की जगह मेरे ख्याल से कैपिटल में लिखना चाहिए था, बट एनीवेज यहां पर भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन की अकाउंटिंग हो रही है, ये दोनों के दोनों अकाउंट कुछ चंद मोमेंट के मेहमान है, बस ये अकाउंट किसी भी अकाउंट में लिखो, घूम फिर के तो एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ही जाना है। ठीक है, तो डजंट मैटर आप कैपिटल में लिखो या करंट में लिखो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं सर। अच्छा, मैं यहां ना एक पॉइंट आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज है, इसके ना अलग अलग ट्रीटमेंट पॉसिबल है ना, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही तरह से प्रेजेंट किया जाए, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा, घूम फिर के इफेक्ट सेम आएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल में रिटायरमेंट के क्वेश्चन में ऐसा ही एक क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने एक अलग ट्रीटमेंट दिखाया है और इस क्वेश्चन में अलग ट्रीटमेंट दिखाया है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम किसी एक आंसर को देख रहे हैं जिसके मुझे दो अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, तो हम घूम जाएंगे कि सर मैं कौन सा फॉलो करूं। तो बेटा समझो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग में कोई भी चीज लिखने का एक कुछ फिक्स्ड तरीका होता है, और किसी तरीके से लिख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता बेटा। आप अलग अलग तरीके से बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन से कंफ्यूज मत होना, देयर इज डेफिनेटली पॉसिबिलिटी। अब वो वक्त पे आपको जो क्लिक हो जाए वो कर लेने का, है ना। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि इसका एक और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या था। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये है कि यही 6,000 को आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी डायरेक्टली दिखा सकते थे। ठीक है, ऐसा रिटायरमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, नंबर 2 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। अगर ऐसा कर रहे हो तो उसको गुडविल में मत दिखाना, समझे ना बात को। दो में से किसी एक जगह दिखाना, अगर दोनों जगह दिखा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया इसको, इसलिए मैं वहां नहीं लिख रहा हूं, रिवैल्यूएशन में नहीं लिख रहा हूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि भाई साहब इसमें ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसको भी बेयर करना पड़ेगा। किसको? पीटर को, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, है ना। तो वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मुझे पीटर के अकाउंट में इफेक्ट जरूर दिखाना होगा। ये देखो यहां पे 3,000 रुपए सर, 2/4 उसका शेयर है ना, आधा, है ना। 6,000 अनरिकॉर्डेड था, उसका आधा पीटर को बेयर करना पड़ेगा, राइट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना, तो उसको बेयर करना पड़ेगा। ओके,
चलो ये हुआ। हाँ जी, तो ये सब हो जाने के बाद मुझे गुडविल का वैल्यू मिल गया 1,07,000, ये तो मैंने कर दिया यहां पर। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं, गुडविल के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ दैट व्हिच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है सर, तो पहले मुझे तो पिछले साल का प्रॉफिट को बेस लेना है। पिछले साल का प्रॉफिट है 1,50,000, है ना। अब ये 1,50,000 में भी जरा ध्यान से सर, 1,50,000 में एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था 6,000 का, वो कम करना पड़ेगा ना। तो देखो यहां पर 1,50,000 में से मैंने ये 6,000 कम कर दिया, हेंस मेरा करेक्ट प्रॉफिट इज 1,44,000। ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसको इंक्रीज करो 25% से, ऐसा ही बोला है ना, 25% से इंक्रीज करना, कर दो यार 25% इंक्रीज। 25% इंक्रीज कर दिया तो ये आ गया 1,80,000। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। यही प्रॉफिट को मुझे बेस लेना है। लेकिन हाँ, एक और बात, इसी प्रॉफिट को अगर मैं बेस लेता हूं तो इस साल में भी मोस्टली मेरा प्रॉफिट इतना ही होगा। लेकिन कहना है कि इस साल में मैं जो ये जो प्रॉफिट जो था, दिस वाज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर करूं तो प्लीज अंडरस्टैंड, पीटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा इस साल, है ना। डिसीज पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन पॉल और प्रिंस को दिया जाएगा। तो पॉल और प्रिंस को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 10%। 10% ऑन द फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल पॉल और प्रिंस का देखो कितना है, 5,000 एंड 5,000, है ना। तो 10,000 हो गया, 10,000 का 10% 1,000 रुपए, है ना। तो सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉल और प्रिंस को जरूर दिया जाएगा। अगर वो दे देते हैं तो बचता है 1,79,000। ठीक है, तो 1,79,000 के प्रॉफिट में पीटर को 2/4 हिस्सा मिलेगा फॉर 9 मंथ्स। 9 महीने जिंदा था, तो वो 9 महीने का अमाउंट कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 1,79,000 इंटू 9/12 इंटू 2/4 पीटर का शेयर, तो ये आता है 67,125। ये एंट्री होगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीटर। ठीक है, तो पीटर के कैपिटल करंट किसी में भी दिखाओ, फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहां पे इन्होंने दिखाया करंट अकाउंट में 67,125 पीएनएल सस्पेंस। ठीक है, यहां पे इन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा है, आपने वहां पे लिखना है पीएनएल सस्पेंस, ध्यान रखना, क्योंकि वो यहां पे तो नहीं पूछा, लेकिन अगर बैलेंस शीट पूछते तो बैलेंस शीट पे भी उसका इफेक्ट मुझे दिखाना पड़ता। ठीक है, चलिए ये भी हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल तो हो गया सर, उसका पीटर को तो कुछ देना है नहीं। ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड, एक ही एसेट रिवैल्यू हुआ है सर। कितने का रिवैल्यूएशन था? 20,000 का रिवैल्यूएशन था, तो ये रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसमें पीटर का 2/4 शेयर उसको मिलेगा, यानी कितना मिलेगा? 10,000। तो 10,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहां पे डाल दिया हम लोगों ने 10,000। ठीक है, ओके। ये होने के बाद सब तो हो गया, क्या बचा अभी? अभी ढूंढो क्या बचा। ड्रॉइंग्स की एंट्री करनी पड़ेगी मुझे, 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स की एंट्री करंट अकाउंट में लिख दो, उसको डेबिट में, करंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया। ठीक है, और क्या बचा? ये पॉलिसी 1,80,000 मिले, 1,80,000 में पीटर का शेयर होगा 90,000। 1,80,000 कैसे मिला समझाना सर? 100% ऑफ दिस 1 लाख, 100% ऑफ दिस 50,000 फॉर पीटर एंड पॉल एंड प्रिंस के जो 50-50 के सेपरेट पॉलिसीज थे दो, उसके 30% सरेंडर वैल्यू। तो 50 का 30% 15, 50 का 30% 15, तो ये सब मिला के 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 15 प्लस 15, 1,80,000। तो 1,80,000 में पीटर का शेयर कितना होगा? 90,000, राइट। तो ये 90,000 रुपए, अरे क्या है यहाँ पे, ऐसा क्यों किया? हाँ 90,000 ही लिखा है इन्होंने, इनको अलग अलग लिखा है इन्होंने। ये जॉइंट पॉलिसी और सेपरेट पॉलिसी है ना, इसलिए अलग अलग लिखा है उन्होंने शायद से। ठीक है, तो ये हुआ। और बस, और क्या है? हो गया सर, सब कुछ हो गया, कुछ बचा ही नहीं अभी, है ना। यस सर। तो मैं करंट अकाउंट का फाइनली बैलेंस कैलकुलेट करूंगा, इसे ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल अकाउंट में या एग्जीक्यूटिव अकाउंट में, बात एक ही है, घूम फिर के सभी एग्जीक्यूटिव अकाउंट में जाना है। इसका भी बैलेंस निकालूंगा, इसको भी एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, बस एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ये दोनों आ गए, एंड दिस इज द मनी दैट इज पेबल टू देम। तो यही अकाउंट उनके लोन के फॉर्म में कंटिन्यू होगा, एग्जीक्यूटिव्स लोन, पीटर्स एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट। ठीक है, बाकी ये सारे वर्किंग आपको वहां पे शो जरूर करने होंगे। देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन का भी वर्किंग उन्होंने बनाया है, ये प्रॉफिट में कितना जो अंडर चार्ज था प्रीमियम, उसमें उसका शेयर कितना है, फिर पॉलिसी का कितना है, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। देखिए यहाँ पे 90,000 ही निकाला है, उधर डायरेक्टली 90,000 भी लिख देते तो भी चलता, वो अलग अलग लिखा है उन्होंने, लेकिन ठीक है। एनीवेज ये आया इजी। ठीक है, तो डेथ के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप लोग इसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करके जाओ,
ठीक है, बिल्कुल आपका सक्सेस गारंटीड है अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस भी मिनिमम कर लिए। मिनिमम कह रहा हूं, हाँ, इससे ज्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 5 क्वेश्चंस भी मिनिमम कर लिए तो आप लोग इतना समझ लेना कि हम लोग काफी हद तक प्रिपेयर्ड है। मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि 100% के लिए आप लोगों ने और प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन काफी हद तक आपकी तैयारी बिल्कुल हो जाएगी अगर आपने कम से कम ये 5 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए तो। ठीक है, यस दोस्तों, सो विद दैट वी कंप्लीट डेथ हियर एंड अब आगे हमें देखना है डिसोल्यूशन पीसमिल, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे हिसाब से दो बातें अभी, एक पार्टनरशिप ओल्ड सिलेबस में जो था और न्यू सिलेबस में जो ऐड हुआ। सिमिलरली कंपनी में ओल्ड सिलेबस में कुछ था, न्यू सिलेबस में कुछ ऐड हुआ। अब न्यू सिलेबस आने के बाद से पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कंपनी के 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जहां तक पैटर्न अभी तक समझ में आ रहा है, सर ओल्ड पोर्शन में जो था ना, ओल्ड सिलेबस में जो था, वहां के पोर्शन में से एक क्वेश्चन आएगा और जो नया सिलेबस ऐड हुआ है वहां के पोर्शन में से एक क्वेश्चन आएगा मोस्टली। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे सितंबर एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में दोनों ही ओल्ड सिलेबस वाले आए थे, नया सिलेबस वाला पार्टनरशिप में तो नहीं दिखा था। ठीक है, बट एनीवेज कंपनी में भी ऐसा हो सकता है, ओल्ड जो पोर्शन था उसके ऊपर एक और न्यू जो पोर्शन है उसके ऊपर एक, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रखना। यहां तक जो भी था ये तो ओल्ड सिलेबस में भी था, यहां तक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इसके बाद जो है डिसोल्यूशन एंड पीसमिल, उसके ऊपर से जहां तक इस बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इन जैन एग्जाम या इन द मई जून एग्जाम। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, चलो, गुड बाय ऑल ऑफ यू।